डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने पुस्तक लिख के क्रांति ला दी। दास कपिताल नाम था उस पुस्तक का। और वो ये कहते थे, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, कि सबको अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लायक सबको मिलना चाहिए। बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आइए आगे चलते हैं। इसमें समाजवाद के लिए समर्थन 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके। देखिए, मैंने आपको कहा भी था शुरू में कि ये वैचारिक चैप्टर है और ये विचारों पर ही बेस है। क्रांतियां विचारों से जन्मी हैं। आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके। पूरे यूरोप से मतलब नहीं है, विचार घर कर गए लोगों के। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने दीर्घ इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना दी। जब किसी व्यक्ति का दुख सीमा के बाहर हो जाएगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मर जाना अच्छा, तो मरने के पहले मैं क्रांति कर जाऊं, इस तरह की भावनाओं से क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज ओतप्रोत होते हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए अब संगठन बनाना शुरू कर लिया, क्योंकि विचार आ गए कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, इस मेहनत का फायदा जिसका ये उद्योग है, जिसकी फैक्ट्री है, असली तो मजे वो ले रहा है। मजे से मेरा मतलब वो मजा नहीं, मजा से मतलब है वेल्थ। हर वर्ष दर वर्ष प्रॉफिट तो उस पर जाता जा रहा है। हमको तो क्या मिल रहा है? मजदूरी। वो भी शोषित हैं हम, शोषण हो रहा है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर रहे हैं, मजदूरी 6 घंटे की मिल रही है। इन हालातों में ये मजदूर वर्ग काम करता था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। कि मजदूरों ने क्या किया? यूनियन बनाई और वेलफेयर फंड। अगर कोई मजदूर बीमार हो गया, किसी के हाथ पैर टूट गए, कोई गिर गए, कोई चोट लग गई, ओल्ड एज आ गई, घर में कोई बीमारी आ गई, आपदा आ गई कोई, तो उसको कौन संभालेगा? मालिक तो कह देगा जितने दिन आए थे आप, मैंने उसका भुगतान कर दिया, लेना है तो लो, इतना आपका पैसा बनता है, दस्तखत करो, जाओ यहाँ से, कल से मत आना। अब यूनियंस आ गई। यूनियंस समझ चुकी कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और हमारी ही मेहनत से ये वर्ष दर वर्ष पैसे वाले होते जा रहे हैं, वेल्दी होते जा रहे हैं, पूंजीपति बनते जा रहे हैं। तो ये बात जब मजदूरों को समझ आ गई तो इन्होंने संगठन बनाए। संगठनों में सब कंट्रीब्यूट करते, वेलफेयर फंड बना लिए कि कुछ अगर घटना दुर्घटना कुछ हो जाती है तो मदद पहुंचाने में कुछ दिन तो सरवाइव करे वो व्यक्ति। इस तरह से इनके विचारधारा पलट गई। ये ईरा आते आते, ये समय, इनकी समझ बदल गई। अभी तक तो ये अकेले अकेले थे, अब ये झुंड के झुंड हो गए, यूनियन बन गई, समझदारी आ गई, है ना। अब ये हो गया कि स्थापित की और काम की घंटों में कमी। तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्या क्या काम हो गया ये जानना जरूरी है। मजदूरों ने क्या किया? यूनियन बनाना शुरू कर दिया। यूनियन बनाना शुरू हो गया। किसने? लेबर ने, मजदूरों ने। अब ये समझने लग गए कि हम 15 घंटे 16 घंटे के लिए नहीं है, हमारे वर्किंग आवर्स, काम करने के जो घंटे हैं, निर्धारित करो। 8 घंटे की डिमांड शुरू हो गई। वेजेस, जो डेली वेज है, फिक्स करो, एक्स या वाई या जेड जो भी है, फिक्स की जाए। वेलफेयर फंड बना लिए, जो मैंने आपको समझाया अभी कि कल्याण कोष, कोई हारी बीमारी है, छुट्टी ले ली, कोई जॉबलेस हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, तो इमीडिएट वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक यूनियन से
और यूनियन में सब चंदा जमा कराते हैं, थोड़ा 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 हिस्सा। तो ये सारे काम 1870 के ईरा में लोगों को, मजदूर वर्ग को समझ में आ गए। देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सरल लिखा है मैंने। लेबर यानी मजदूर वर्ग है, इन्होंने क्या किया, यूनियन बनाने लग गए। वर्किंग आवर्स, काम करने के कितनी देर काम होगा रोज, 24 घंटे में 8 घंटे। वेजेस XYZ तय कर लो और काम पक्का करो कि भाई मैं यहाँ काम करता रहूंगा, ऐसे नहीं कि कल सुबह आया और निकाल दिया आपने। ये सब यूनियन करने लग गई। वेलफेयर फंड, कल्याण कोष, कोई जॉबलेस हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी हो गई, किसी की कोई बात हो गई, कैसे गुजर करेगा, काम नहीं तो पगार नहीं। पूंजीपति तो कहते का आए ही नहीं थे, आता कैसे, बीमार था तो थे, मैं तो इतनी भुगतान करूंगा, उधार वो देता नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। और क्या आवाज उठाई, वोट डालने का अधिकार। क्या मांगने लग गए, राइट टू वोट। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति आ गई कि हमें राइट टू वोट क्यों नहीं दे रहे आप लोग। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे, यानी इनको राजनीतिक संरक्षण समझ में आ भी क्या, मिलने लग गया। संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। तो दोनों तरफ से मित्रवत हो गए, मित्रता हो गई। अब आ गया 1905। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना डाली। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टी बना डाली। कहां पर, जर्मनी में। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बना डाली के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन हो गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन एक मजबूत मंच मैं कहूंगा लेबर को मिल गया। इस मंच पर आकर मजदूर नेता, साधारण मजदूर अपनी बात रख सकते थे। कोई आवाज सुनने और कहने का एक मंच मिल गया। आखिर मजदूर कौन है, समाज का हिस्सा है, तो उनकी समस्या किस मंच पर आकर वो बोलेंगे। पूंजीपति तो सुनेगा नहीं, सरकार इस जमाने में उनकी सुन नहीं रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी से मित्रता हो गई है। अब ये विचार पूरे जर्मनी, फ्रांस आप देख रहे हैं फैल गए हैं। 1914 तक यूरोप में कहीं सरकार नहीं बनी है, मान गए नहीं बनी कोई बात नहीं लेकिन ये वैचारिक क्रांति तो हो गई जो होनी चाहिए थी। यानी अब अपने अधिकारों के लिए जाग गए। हमने देखा कि वोट मांगने का अधिकार ही नहीं था, वो मांगा। तो ये क्या कम उपलब्धि है, ये क्या कम अचीवमेंट है, नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समझिए चीज को। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्हें कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। मगर सरकारों में रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा देखिए जर्मनी, फ्रांस में सरकार तो कहीं नहीं बना पाए। क्या बना ली, पॉलिटिकल पार्टीज तो बना ली, पॉलिटिकल पार्टीज तो बना ली, किंतु कहीं सरकार नहीं बनी। सेकंड पॉइंट हमें जो समझना है, किंतु खुद के बूते पर सरकार नहीं बनी। किंतु सरकार कहीं नहीं बनी, पूरे यूरोप में नहीं बना पाई, क्योंकि पूरा मेजॉरिटी नहीं जीत के आ पाई ना, किंतु सरकार नहीं बना पाए। एक पॉइंट ये हमने सीखा यहां पर। लेकिन हमने देखा फ्रांस, जर्मनी में ये पावरफुल हो गए, मंच मिल गया बोलने का, विचार व्यक्त करने का समाज में।
कि भाई हमारी ये दिक्कतें हैं, पक्की नौकरी नहीं है, काम करने के घंटे निर्धारित नहीं है, पगार का कोई पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम करने के हमारे घंटे फिक्स करो, पगार फिक्स करो, छुट्टियां फिक्स करो, वोट डालने का अधिकार, उसकी भी अभी अभी आवाज उठ रही है ना, राइट टू वोट। इस लेवल पर भी ये कहाँ गया, हमारी क्या भागीदारी है, महिलाओं को वोट का अधिकार क्यों नहीं दे रहे। तो ये सारी चर्चाएं आम हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग रशियन रिवॉल्यूशन आ गया है। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक है। रूस में यह समीकरण उल्टा पड़ गया जो हमने अभी तक बात देखी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। हमने उधर देखा फ्रांस और जर्मनी में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा पड़ गया दाव सारा। 1917 की अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बड़ा फेमस हमने नाम दिया है अक्टूबर क्रांति, के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। उधर हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, उन्हीं की सरकारें बनी, मजदूरों का उसमें रोल उतना नहीं था, सरकार नहीं बना पाई, यहाँ तो पूरा कब्जा ही कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, क्या हो रहा था, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए कुछ साल पहले की हम पोजीशंस पर नजर डालते हैं कि रशिया में क्या माहौल था। रूसी साम्राज्य 1914 में यहाँ क्या था, रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, TSAR भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई राइटर CZAR भी लिखते हैं। जार जार स्पेलिंग यही है और प्रोनाउंसिएशन भी यही है। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले एरिया में क्या हुआ, अलावा आज का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। कब की बात है, 1914 की। अब तो रशिया काफी विखंडित हो गया है। पहले हम इसको कहते थे यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब ये टूट गई है तो अब ये खाली नाम रशिया है। यह साम्राज्य कैसा था, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के सेंट्रल एशिया राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, जो अब इसके विखंडित अलग देश बन गए। ये सब अलग देश बन गए, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सब अलग अलग हो गए। इससे पहले ये इसका हिस्सा हुआ करते थे, अब नहीं है। तो हमने ये देखा कि जार निकोलस का शासन चल रहा था। आगे क्या हुआ, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यानी कि क्या हो गया, इस समय क्रांति के समय हमें क्या समझना है, जार का तो राज है रशिया में, जार रूल्स इन रशिया, इसका राज है। चर्च किसको मानता है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादिता है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में धर्म है। और कौन कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पे, आपके मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, है ना, आपके बुद्धिस्ट भी हैं, ये लोग भी हैं ना, ये सब लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और क्या देखा हमने, पूरे साम्राज्य पर
रशिया और आसपास के इलाकों में किसका राज है? 1914 की हम बात कर रहे हैं। और ये लोग इसमें, ये कौन से जमाने की बात है? 1914। क्या बात करना चाहते हैं हम? अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत फेमस क्रांति है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस सेकंड का ये फोटोग्राफ 1900 अर्नेस्ट लिपगार्ड ने लिया। 1847-1932 द्वारा ये बनाया हुआ है। तो देख लीजिए कितने शान शौकत से ये लोग रहते थे। अब मुद्दे की बात, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? क्रांति का असली कारण यही है, 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो रूस की एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा की तरह खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि कार्य करते हैं। और लगभग 85% जनता जो है रशिया की आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। और यूरोप किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। समझना क्या है, 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है, हम वापस चलते हैं 1914। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी कृषक बना हुआ है और रूसी साम्राज्य का 85% की आबादी खेतीबाड़ी के ही काम करती है। यानी वापस वहीं आ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह रही है, खेती बाड़ी करनी है तो वहीं रहना पड़ेगा। और यूरोप से अगर आप कंपेयर करते हो तो इतनी भारी आबादी 85% किसी भी यूरोप के देश में नहीं थी। तो ये कैसी विडंबना है, देखते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% है, 40-50% ठीक है। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदा करते थे और रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी था कि भाई उत्पादन बहुत है, बाहर भेजो। क्या क्या चीज हो गई कि 20वीं सदी की शुरुआत हो रही है, यानी 1905, 1910, 1914 का जमाना है। 85% जनता अभी भी आपकी खेतीबाड़ी में लगी हुई है, जो कि हम अच्छा नहीं मानते। जबकि यूरोप देखो कि फ्रांस जर्मनी जैसे देश में 40-50% लोग खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं। और दूसरी बात खाली रूसी साम्राज्य एक ऐसा है कि जिसको अपने लिए तो उत्पादन करना ही है, निर्यात एक्सपोर्ट भी करने हैं। उद्योग धंधे बहुत कम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप याद कीजिए, हम कई बार बात करते हैं जितने उद्योग धंधे होंगे उतना, और कृषि क्षेत्रों में लोग कम लगे रहे। आज भी हमारी कामना यही है। हर अर्थव्यवस्था में आप देखिए हम यही कहते हैं, ये उद्योग धंधे पनपे, उसके साथ साथ कृषि पनपे। कृषि में आबादी का प्रतिशत कम होना चाहिए, तो यहाँ तो बहुत हालत खस्ता है, उद्योग है ही नहीं, कम के बराबर है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, छोटे मोटे। ज्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, लेकिन बहुत कम गिनती के। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैला रहे थे ये, है ना। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। रशिया में भी कुछ लोग आए, मेरे को लगता है यूरोपियन कंट्रीज से आए, और उन्होंने कुछ कल कारखाने लगाने शुरू कर दिए। इन बातों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई। प्रतिशत पर मत जाइए, 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ये सीन चल रहा है। क्या है, उद्योग जो है बहुत कम है, जो कुछ भी है छोटे मोटे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में है। क्या क्या है, हाथ के काम वाले ज़्यादा हैं, कारीगर लोग हैं, थोड़े बहुत वर्कशॉप भी खुल चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े कल कारखाने भी आ चुके हैं। और सारे कारखाने जो है 19वीं सदी जब खत्म होने वाली 1890 के आसपास शुरू हुए। रूसी उद्योगों में बाहर से भी पैसा लोग लगाने के लिए आने लग गए, निवेश बढ़ गया। अब क्या हुआ कि इस निवेश बढ़ने से उद्योग धंधे खुले। उद्योग धंधे खुले तो कोयले का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो आपके क्या ट्रेन्स चल रही हैं, तो आपको लोहे की भी जरूरत पड़ेगी, तो लोहे का उत्पादन आपके
आयरन स्टील का 4 गुना और बढ़ गया। ये अच्छी बात हुई। अब लगभग बराबर हो गए अब दोनों जगह पे। ज्यादातर कारखाने उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट की खुद की प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति में काम होता है। यूरोप 1914 का आप देखेंगे इस तरह के दिखाई देगा। ये रशिया है, हम आसपास के ये ब्लैक सी देख लीजिए, टर्की यहाँ है, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बाल्टिक सी आ गया। तो ये सारे इसके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। ये कब का हम देख रहे हैं? यूरोप 1914 का। नेशनल अलायंसेस, ट्रिपल अलायंस, यहाँ ट्रिपल एंटिटी रशियन एलायंस। हम ये समझ लें कि रशिया की भव्यता देखिए आप, कितना बड़ा एरिया है और ये इसके सब पड़ोसी राष्ट्र हैं। ठीक है, मजदूरों को क्या मिलता है? बहुत ही कम वेतन, बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। दूसरी चिंता, काम की पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। बहुत अच्छी बात हो गई। जो यूरोप में हालत थी वो यहाँ कम से कम नहीं है कि मिनिमम इनको जो पगार है वो मिलता रहे। काम के घंटे भी जो हैं, जो भी निर्धारित थे, उनके ऊपर कोई एक विभाग है जो नजर रखता है। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में, देखिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी क्या कर लेंगे, हर समय तो वहां तैनात हो नहीं सकते हर फैक्ट्री में। आगे, कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी। मतलब कोई व्यक्ति सुबह आ गया 8 बजे, तो आज सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे 12 घंटे और 3 और जोड़ लो, 12 और 3 घंटे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बजे वो घर जाएगा। 15 घंटे काम कर रहा है एक एक मजदूर। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पारियों में काम करते थे। लेकिन पूंजीपति, उद्योगपति उनको दबा दबा के 3 घंटे और काम ले रहे हैं, पगार 12 घंटे की दे रहे हैं। शोषण शुरू हो गया। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। मतलब रेस्ट रूम, पीने का पानी, रोशनी, वॉशरूम, खाना खाने की जगह, थोड़ा आराम, ऐसा भी इंतजाम था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। ये सीन हमने क्या क्या देखा? मजदूरों के लिए क्या क्या चीज समझी कि इनको न्यूनतम वेतन मिलता रहे, टाइम पर आए, टाइम पर जाएं, इसके लिए सरकारी इंस्पेक्टर, सरकारी विभाग नजर रखता है। कोई भी अगर उद्योगपति कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर भी कब तक कर सकते हैं इस काम को? एक सीमा है। लेकिन होता क्या था, अगर 12 घंटे का तय किया गया समय, लेकिन वो 15 घंटे तक मजदूर काम कर रहा है, जबकि उसको भुगतान 12 घंटे का ही मिल रहा है। अब इंस्पेक्टर्स की वजह से इनके लिए डॉर्मेट्री, रूम, सुविधाएं जो चाहिए वो हैं, रोशनी वगैरह, हवा, ये सब है। सामाजिक स्तर पर मजदूर अभी भी बटे हुए हैं। और क्या है, और कुछ मजदूर अभी भी अपने गांव से, अपने जहाँ रहने वाले हैं, वहां से उनका आना जाना और डीप रिलेशंस बने हुए हैं। पूरी तरह से गांव छोड़ा नहीं है। लेकिन ये समय ऐसा था कि कुछ मजदूर स्थायी रूप से शहर में बस गए। इनकी योग्यता और दक्षता, यानी कुछ पढ़ाई लिखाई और स्किल्ड जो होते हैं उनमें भी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। थोड़ा सा ये बात भी हम समझ। धातु का मतलब हो गया मेटल, यानी आयरन और निकालने वाले, उसको गला के स्टील बनाने वाले। ये थोड़े से ज़्यादा इनको पगार मिलती थी और वैल्यू भी इनकी ज़्यादा थी क्योंकि इनको ट्रेनिंग और स्किल होने में ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा चाहिए। 1914 के युग में महिलाओं की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। तो पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मान लो पुरुष को रोज के 500 रुपये मिलते हैं,
महिला को देंगे 300 रुपये, 325 रुपये, इतना। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। हमने देखा मजदूर बटे हुए हैं सामाजिक स्तर पे। कुछ लोग गांव पूरी तरह से छोड़ के शहरों में ही बस गए जहाँ रोजगार है, और यहाँ पर भी उनकी एबिलिटी, पढ़ाई लिखाई अगर कुछ है और दक्षता जो काम सीख गए, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो धातु मजदूर जो आयरन स्टील फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा हायर मानने लग गए कि धातु कर्मी मजदूर अपने आप को खुद को साहब इंजीनियर मानने लग गए, आप ये मान लो, क्योंकि थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग और जो है स्किल में फ़र्क आ ही जाता है। और मजदूरों की कंडीशन क्या है, महिलाओं को 50 से 60% ही वेतन मिलता है पुरुष के मुकाबले, तो कम वेतन है और काम पूरा करना है। इतना इतना कई बार तो आधा ही मिलता है। पुरुष को 500 मिल रहे हैं एक दिन के, महिला को 240 या 250 ही देगा, ऐसे भी केस है। और एक थोड़ा सा यहाँ रशिया में डिफरेंस ये भी नजर आता है कि पगार किसी की ज़्यादा है तो अच्छे कपड़े पहन के आता है ड्यूटी पर, तो ये एक डिफरेंस मौजूद बता देता है, फासला है कि कोई गैप है कि इसके कपड़े लत्ते तो ऐसे हैं और इसके कपड़े लत्ते ऐसे हैं, और उनके व्यवहार में भी साफ दिखाई देती थी ये चीज़। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, जैसा कि हमने देखा यूनियन बन गई है, लेकिन बहुत नाम मात्र के थे, इतना बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन आपस के विभेद भी बहुत थे। जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो कोई शिकायत होती तो मजदूर एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, और यहाँ तक कि अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया बिना कारण के तो सारे के सारे मजदूर हड़ताल पे आते। ये तो समझ जाग गई थी। आपस के थोड़े से, किसी को पगार ज़्यादा मिलती है तो वो अच्छा उसका रहने का स्तर है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, स्किल अलग है तो वो अपने कपड़े लगते अलग बनवा लेता है, ऐसा था। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। हड़ताल होने से मजदूर को भी नुकसान होते देखा गया है, प्लस पूंजीपति को तो नुकसान होता ही है। माल बनना बंद, बिकना बंद, और इधर मजदूर को पगार नहीं मिलती। हड़ताल में किसी का फायदा नहीं होता है। आगे देखते हैं। ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। अभी तक हमने मजदूरों का चित्रण देखा। मजदूरों में भी आपस में आर्थिक जो है क्लास, वो एक डिफरेंस दिखता है। कपड़े वाले और धातु वाले जो फील्ड में काम करते हैं मजदूर, वो पावरफुल दिखते हैं, उनकी पगार थोड़ी ज़्यादा है। इसी तरह से आगे देखते हैं रशिया का हाल क्या है कि बड़ी संपत्तियां तो सामंतों यानी लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड जो जमींदार हैं, उनके हाथों में। राजशाही राजा के हाथ में है या राजा के रिश्तेदारों के हाथ में है। ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथ में है धंधे बहुत ज़्यादा। मजदूरों की तरह किसान भी हमारे बटे हुए हैं। रशिया का किसान कैसा है? बहुत धार्मिक स्वभाव का है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दो तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इनको सम्मान और डर के मारे इज्जत देते थे, यहाँ नहीं देते थे। नवाबों और सामंतों का जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। समझने वाली बात यह हो गई है कि यहाँ का किसान धर्म भीरू है, धर्म से डरता है। थोड़ा बहुत अब छोड़ दो तो क्या है कि ये जो इनके सामंत हैं, नवाब हैं, लॉर्ड हैं, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। और नवाबों को और जो सामंतों या लॉर्ड्स को, नाइट्स को जो भी थोड़ी बहुत इज्जत मिली हुई थी, वो जार की प्रति उनकी सेवाएं, कर्तव्य निष्ठा, उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चमचागिरी, उस वजह से उनको इज्जत मिलती थी। यहाँ आप देखेंगे फ्रांस वाले हाल नहीं थे। जैसे कि फ्रांस क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए भी बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। फ्रांस में बात और थी, रशिया में बात और है। दोनों क्रांतियों में जमीन आसमान का फर्क आप पाएंगे। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीन कर किसानों में बांटो, बहुधा ये लगान भी नहीं चुकाते थे। तो रशिया का किसान फ्रांस के किसान से बिल्कुल अलग है। क्या होता था
यहाँ का किसान चाहता है कि नवाबों की जो जमीन उन्होंने घेर रखी है वो छोटे 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 किसानों में बांट दो। और अक्सर ये लोग लगान भी अदा नहीं करते थे। कहाँ के? रशिया के किसान। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर देते थे। 1902 में क्या हुआ? दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बहुत हुई। 1905 में तो पूरे रशिया में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। इनका डर खुल गया। रूसी किसान यूरोप के बाकी जो है किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी अलग थे। क्या? यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून, मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। एक यूनियन बनी हुई है जमीन लेने देने की, कम्यून है, ये मेरी नहीं है, कम्यून की है। मुझे तो कम्यून ने ये जमीन दी है, मैं खेती करने आ गया। मान लो ये खेत है, ये जमीन दी है, मैं इस पे खेती करने आ गया। मैंने फसल काट ली, वापस कम्यून को संभला दी। अब वापस कम्यून मुझे ये दे देगा, मैं इसमें खेती करने लगूंगा। तो ये लगान भी नहीं देते। तो हमने क्या देखा? रशिया का किसान जान से मार डाल देता है सामंतों को। ठीक है, लगान कई बार नहीं देता। अक्सर मतलब दी तो दी, नहीं तो नहीं भी दी। और क्या चाहते हैं कि सामंतों की चर्च की जो जमीनें हैं, चर्च में जो लैंड है ना, क्या चाहते थे? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोगों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट फार्मर्स, है ना, कि भाई ये इनकी समझ में बैठ चुकी थी बातें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप छोटे छोटे नोट्स, डिस्कशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। विद दिस, थैंक यू एंड गुड लक।